हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एनसीएफ 2005 को पूरा ही पढ़ने वाले हैं। इससे जो क्वेश्चन होगा वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो आइए इसको आराम से और ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक से नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको हम लोग एनसीएफ 2005 कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता आनंद उदार बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं में, तो 22 भाषाओं में दी गई है। यह विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इसमें बोल क्या रहा है। ये जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा कि ये निबंध किसने लिखा है। तो ये इसमें एक निबंध लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सभ्यता और प्रगति, उसी से इसको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो सभ्यता और प्रगति निबंध से लिया गया, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि सभ्यता और प्रगति ये निबंध किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और एनसीएफ कहाँ से उठाया गया, तो सभ्यता प्रगति निबंध से उठाया गया है। तो जिसमें उन्होंने क्या बताया कि सृजनात्मकता उदार आनंद की बचपन की कुंजी, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये सभ्यता और प्रगति से लिया गया, उसी निबंध में ये कहा गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में ये क्वेश्चन बनता है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं दी गई हैं। ऐसे घुमा घुमा के इससे क्वेश्चन पूछेगा। ये बस आपको थ्योरी लग रहा है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ये विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पढ़ा प्रोफेसर यशपाल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक की नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में इसे देखा है। अब देखिए इसके ना कुछ सिद्धांत है, उसको आपको जानना चाहिए। मार्गदर्शी सिद्धांत इसके 5 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 5 से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा के। सबसे पहला क्या है, स्कूल को राष्ट्रीय ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। पहले तो ये पॉजिटिव वर्ड में हम लोग इसको रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर आपको ये दिखे क्वेश्चन पॉजिटिव हो और ये ऑप्शन दिखे कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, तो उसका आंसर 100% यही होता है। तो ऐसे भी मैंने इसको पॉजिटिव वर्ड के तौर पे याद किया था। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आप बोलेंगे तो मैं अपना वाला शेयर कर दूंगी एक बार। मैंने वैसे भी बहुत सारा सीडीपी में उसको सॉल्व किया था और सीडीपी में मेरा 28 मार्क्स था। बहुत अच्छा मार्क्स होता है 28 मार्क्स आना, और सब में थोड़ा सा कम था मेरा, संस्कृत में बहुत कम था। टैग वर्ड से बस पढ़ी थी, फिर भी 19 नंबर था। तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा स्कोर मेरा रहा होगा। उसके बाद दूसरा है रटन प्रणाली से पढ़ाई को मुक्त करना। तीसरा था पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, यानी कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना वो पाठ पुस्तक यानी किताबों पर ही केंद्रित नहीं रह जाए। और रटन प्रणाली से पढ़ाई को मुक्त करना, ये सब पॉजिटिव वर्ड एक तरह से मैंने याद किया था। उसके बाद कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी गतिविधि से आप उसको कक्षा को जोड़ें एवं इसे लचीला बनाएं। उसके बाद है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी जितने भी राष्ट्र बोलते हैं ना, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, यानी राष्ट्र के जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उसके बाद है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना, यानी जो भी हमारा जीवन है और ज्ञान है, जो भी हम ज्ञान पाते हैं और जीवन, इनके बीच की जो दूरी है ना उसको कम करना।
समझे, उसको उसकी दूरी को मध्य के दोनों के मध्य के बीच में जितनी भी दूरियां हैं, गैप है, उसको कम करना। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। बस कहने का वही है कि विद्यालय को आप विद्यालय में मतलब पाठ पुस्तक केंद्रित ना रखें, उसको बाहर की एक्टिविटी से जोड़ के पढ़ाएं। और एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था, ताकि उनका चाहुमुखी मतलब चारों तरफ से उनका विकास हो सके। ये जो वर्ड है ना, ये रेड कलर से चाहुमुखी लिखा हुआ, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। ये जहाँ भी आपको दिखेगा 1 नंबर दे के जाएगा आपको। तो कुछ चीज़ को आप टैग वर्ड से याद रखें। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड हो, टीचर सेंटर्ड नहीं हो, शिक्षक केंद्रित नहीं हो। शिक्षक को केंद्र में रख के नहीं पढ़ाया जाता, बालक को केंद्र में रख के पढ़ाया जाता है। ऐसी विषय सामग्री का प्रयोग किया जाए, बिल्कुल कि वो चाइल्ड सेंटर्ड प्रक्रिया हो अधिगम की, जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। बिल्कुल हम लोग बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं कि उनका व्यक्तित्व बने, उनका व्यक्तित्व का निर्माण हो, प्रभावशाली निर्माण हो। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीएफ के द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार, बहुत इम्पोर्टेंट, के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। यानी बच्चों को आप स्वयं से उनको ज्ञान की प्राप्ति करने दें, आत्मज्ञान की, उसको बोलते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाना। अलग अलग अनुभव उनको दें और उनसे वो खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, खुद के दिमाग को ज्ञान की प्राप्ति करें वो। उसके बाद एनसीएफ का निर्माण, एनसीईआरटी का निर्माण और एनसीएफ का निर्माण। एनसीएफ का निर्माण एनसीईआरटी पूरा करने का काम किसने किया था? प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने किया था। एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको पूछेगा, तो प्रोफेसर यशपाल। लक्ष्य क्या था? आत्मज्ञान को देना। उसके बाद एनसीएफ 2005 एक बार हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005 में क्या लिखा गया है? शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्य गरीबी, लिंग भेदभाव, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ये रोल रखता है कि बाहरी जीवन से आप बच्चों को किताबी ज्ञान से बाहर करके ना उसको बाहरी जीवन से जोड़े। छात्र को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। शिक्षा पाठ पुस्तक पर आधारित ना हो। उसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करें। ये सारा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, वही चीज़ जो यहाँ पे थ्योरी के टाइप में लिखा हुआ है वहाँ मैंने वन लाइनर में लिखा है, तो आप उससे परेशान मत होइएगा, उधर से भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए अभी क्या दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ के अंग इसमें दे देगा, कौन से अंग नहीं है तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखने का ज्ञान, तीसरा है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आंकलन, चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। ये पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। अगला है मुख्य विशेषता। एनसीएफ की क्या विशेषता रहती है? यहाँ से एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। आइए एक बार देख लेते हैं इस सब पॉइंट को हम लोग। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। क्या होना चाहिए? मातृभाषा। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की और आदि का अधिकतम प्रयोग हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है विश्व पाठ्यक्रम एवं मोटी किताबें शिक्षा की असफलता का प्रतीक है। बिल्कुल, आप कितना भी मोटा मोटा किताब पढ़ लें वो असफलता का प्रतीक होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा किताब है, मोटा किताब है तो स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है।
आप उसको वातावरण से जोड़ के पढ़ाएं, बेशक पतला ही किताब हो लेकिन बच्चा उससे सीखे। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी मूल्यों को, कोई भी चीज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको उपदेश, आप उपदेश ना दें, मतलब थ्योरिकल ज्ञान देकर ना समझाएं, उनको वातावरण मतलब एक नेचुरल चीज़ के माध्यम से उसको आप समझाएं, वातावरण देकर। अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाए कि, मतलब अभिभावक को सख्त से एक संदेश दिया जाए कि बच्चे पे मतलब ज्ञान को थोपे ना, कहने का ये अर्थ है यहाँ पे। उसके बाद है कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आशंका रखना गलत है। जैसे हम लोग 1-2 साल का बच्चा होता है, पढ़ाई का बोझ उनके सर पे डाल देते हैं, अभी तो वही चल रहा है, स्कूल में डाल देते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा बेटा 3.5 साल का हुआ तब मैंने उसको प्ले स्कूल में डाला है। प्री नर्सरी में इसको लिया, प्ले में लिया नहीं, क्योंकि इसको नॉलेज था, मैं थोड़ा थोड़ा घर में इसको सिखाती थी, उसके बाद इसको स्कूल में डाली। लेकिन अभी भी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रोज़ इसको पढ़ने नहीं बैठाती, जिस दिन इसका मन होता उस दिन बैठाती, क्योंकि वो उस पढ़ाई से भागे ना और रोज़ कुछ ना कुछ सीखे। तो आप उस पर तोपे नहीं, कम उम्र में ये मत सोचे कि मेरे बच्चे को, दूसरे को इतना आ रहा है तो इसको भी आना चाहिए, वो ये चीज़ थोपे नहीं, वो खुद सीख लेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीख पाएगा, समय आएगा तो धीरे धीरे उसमें प्रयास जरूर करें, ऐसा नहीं कि छोड़ दें, प्रयास करें, निपुण बनाने की कोशिश ना करें। बच्चों को स्कूल के यही होता है, पढ़ा लिखा, बोलता है ना इंसान, पढ़ाई किस काम का, नौकरी नहीं लगा, लेकिन नहीं, पढ़े लिखे आप हैं तो उस चीज़ को आप समझेंगे। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। उसके बाद कि मतलब उसको ना बाहर, स्कूल से बाहर जीवन से मतलब जितने भी तनाव होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, उसको उससे थोड़ा सा उसको वातावरण ऐसा देना जो कि तनाव वहाँ पर नहीं हो। खेल आनंद के बाद सामूहिकता की भावना के लिए है, रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दें। मतलब कहने का ये है कि सामूहिक उसको एक ग्रुप बनाने के लिए प्रोत्साहन करें कि वो ग्रुप में बोले, बैठे, बात करें, सीखे, यही चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। जैसे आप पुस्तकालय में बच्चों को ले जाते हैं ना, तो उनको अपने पसंद का पुस्तक चुनने के लिए बोले, ये नहीं कि ये पुस्तक पढ़ेगा तो उसको नॉलेज मिलेगा तो यही पुस्तक मैं उसको बोलूँगी पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं करें आप लोग। उसको खुद चुनने दें कि आज वो कौन सा पढ़ेगा। मैं भी करती हूँ ऐसा, उसके सामने सारा बुक रख देती हूँ और बोलती हूँ कि तुमको जो पढ़ना है, जो पसंद है उसको बोलो, कौन सा बुक आज तुमको पढ़ना, वो चूज़ करता है। तो बच्चों को आप चुनने का अवसर दें। देखिए, ये रियल जीवन में भी इस चीज़ को अपनाएं आप, ऐसा नहीं कि बस किताब के लिए। नॉलेज क्यों होता है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ठीक है कल नौकरी लगेगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल में, पहले अपने घर से सुधार करें इस चीज़ को। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। अगला है, शिक्षक को अकादमिक संस्थान व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। उसके बाद है, शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग। बिल्कुल, मातृभाषा का प्रयोग अभी थोड़ा सा कम हो रहा है, सब इंग्लिश, पता नहीं इंग्लिश में क्या रखा है, सबको उसी के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाना अच्छी बात है, जानना चाहिए नॉलेज, लेकिन मातृभाषा का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। मतलब सजा, आप जो दंड देते हैं बच्चों को और पुरस्कार देते हैं उसको भी आप सीमित करें। ऐसा नहीं कि लोभ से ही बच्चा पढ़ रहा है, लोभ नहीं देंगे तो वो पढ़ेगा ही नहीं, या दंड के कारण ही बच्चा पढ़ रहा है, नहीं दंड देंगे तो पढ़ेगा ही नहीं, ऐसा थोड़ा सा सीमित रखें इसको। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ें। जैसे शैक्षणिक होता ना गतिविधि, तो उसमें आप पेरेंट्स को भी इनवाइट करें, उनको भी जोड़ें। अगला है कि मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लें। उसके बाद है, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति उदार एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। जैसे देखिए, अभी बहुत लोग क्या होता है, पढ़ लिख लेते हैं लेकिन महिलाओं के प्रति उनका सोच जो होता है ना बहुत संकुचित होता है, और समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका भी विकास नहीं हो पाता उन पे। तो स्टार्टिंग से ही, छोटे बच्चे से ही इस चीज़ का आप एक ध्यान रखें कि शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति उदार और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण उनमें विकसित हो, ऐसा कोई कार्यक्रम लाइए आप, ये कह रहा है ये।
उसके बाद बच्चों को चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम देना चाहिए, मतलब चारों तरफ से विकास उनका ऐसा पाठ्यक्रम एक तैयार करके उनको देना चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण, बिल्कुल समावेशी होना चाहिए, जिसमें कोई जात पात कुछ भी नहीं हो, बच्चों को बस बच्चा सीखे और सबके साथ मिलकर पढ़े लिखे, ऐसा वातावरण उनको देना चाहिए। उसके बाद है विशेषता। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये तो वर्ड मुझे याद हो गया था, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप जरूर पढ़ लें। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सब दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और क्रम, जिसमें पाठ का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से यह बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा कुलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर लक्ष्य को पाया जाता है, बिल्कुल लक्ष्य को पाया जाता है उसी पे दौड़कर। फोवेल के अनुसार, अब किसके अनुसार क्या है, एनसीएफ 2005 को क्या बोला गया है उसके अनुसार दृष्टिकोण थोड़ा सा आप लोग देख लें। तो फोवेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का भार है, ये आपको दे देगा। ये किसके अनुसार है, किसका कथन है, तो ये फोवेल का कथन है। एनसीएफ 2005 में शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, मतलब क्या दृष्टिकोण रहा है शिक्षण के प्रति, तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसी सुगम करता, आसान करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों को सहायता दे। अब कहने का अर्थ है कि शिक्षण प्रक्रिया में एनसीएफ का यही योगदान है कि जो भी शिक्षक है वो कोई बच्चों को ज्ञान का स्रोत नहीं दे, लेकिन ऐसा सुगम करता, मतलब कि ऐसा छोटा छोटा चीज़ आप करें, एक्टिविटी करें या जो भी करें बच्चों के साथ, तो उनको उस सूचना को प्राप्त करने में आसानी हो। विविध आप तरीके से उसको कर सकते हैं और बच्चों को समझने में आसानी हो, ये एक शिक्षक का दायित्व है और शिक्षक को ऐसे सहायता करनी चाहिए विद्यार्थियों को। उसके बाद एनसीएफ 2005 में भाषा के प्रति दृष्टिकोण, बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने यानी बोलने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन उसका आप थोड़ा सा यहाँ भी उसको सुधारें, जो भी थोड़ा बहुत है अगर उसमें कमी है तो उसको सुधार करें। उसके बाद है 2009, ये एनसीटीई कब आया, तो 2009 में आया, ये टीचर के लिए था। और एनसीएफ जो आया 1975 में आया, 1988 में आया, 2000 में आया और 2005 में आया। इसके बाद एनसीएफ आया नहीं है, इसमें कुछ चेंज होते रहता है, तो मैं भी देखें कब तक ये आता है, लेकिन लास्ट में ये आया। ये चारों इसमें आप VVI करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी भी पूछ सकता है कि कब कब आया, तो आपको याद होना चाहिए कि ये कब कब आया है। आगे है एनसीएफ 2005 गणित के प्रति दृष्टिकोण, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात समान परिणाम, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं कौन शिक्षक। तो एनसीएफ 2005 का गणित के प्रति दृष्टिकोण यही रहा है। अब मैं एनसीएफ 2005 से बहुत सारा क्वेश्चन मेरे में लिखा है, मुझे लग रहा है 100+ क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया कि थोड़ा लंबा क्लास ये चला जाएगा, तो अगली क्लास में मैं इसको डाल दूंगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक बार प्लेलिस्ट को चेक करें कितना क्लास मैंने दिया है, क्योंकि कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, छोटा चैनल है, नया चैनल है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कमेंट कम आता तो मैं कम वीडियो डालती हूँ। जितना ज़्यादा कमेंट आप करेंगे उतना मैं तेज़ी से वीडियो को अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लें, ये वाला PDF मैं वहीं पे डाल दूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।